नमस्कार, वेलकम टू एक्सटीजी क्लासेस। क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 आपका स्वागत है बेटा। चैप्टर 1 आप लोगों के लिए बेटा एक न्यू कॉन्सेप्ट है, आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। अभी तक तो आप लोग अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्यों यूज होता है, अकाउंट्स कैसे यूज होता है, इन सब चीज़ों से बेटा अवेयर नहीं है। बट इस चैप्टर के थ्रू हम लोग धीरे धीरे बेटा ये चीज समझने में एबल हो जाएंगे कि अकाउंटेंसी क्या है, कैसे वर्क करती है, एंड बेसिक जितना आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे बेटा उतना ही अकाउंट्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे। तो वेलकम इन क्लास 11th। Myself is Deepak Gupta. I am also the author of Together with Accountancy. सो बेटा आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। सो सबसे पहले तो बेटा ये समझना जरूरी है आपको कि अकाउंटेंसी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनकी बेसिकली इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नीड किन लोगों के लिए है। तो बेटा यहाँ ये समझना जरूरी है कि एज ए इनकम अर्नर हम लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी। नंबर 1 सर्विस क्लास पीपल, यानी कि बेटा जो कहीं पर भी किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप में वर्क करते हैं। अब अगर देखा जाए बेटा तो उनको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा उनको आफ्टर ए मंथ एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी उनके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी जाती है। तो उनको रेगुलर बेस पर ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी कि हाँ आज मैंने कितना पैसा कमाया, आज कितना कमाया, आज कितना कमाया। तो ऐसा नहीं है ना बेटा कि मंडे को कुछ और इनकम होगी तो ट्यूसडे को डिफरेंट हो जाएगी, वेडनेसडे को डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वो तो मंथली एम्प्लॉयमेंटशिप में काम कर रहे हैं। तो बेटा अकाउंटिंग की नीड, अकाउंटेंसी की नीड उन लोगों को नहीं है। अकाउंटिंग की नीड है बेटा एक बिजनेसमैन को। जहां पर आप एज ए बिजनेसमैन वर्क कर रहे हैं वहां पर आपको बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर बेटा आपकी इनकम अप डाउन होती रहती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। अब एक्सपेंसेस भी डेली होते हैं, आप सेल भी डेली कर रहे हैं, तो बेटा उनको एक प्रॉपर मैनर में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना जरूरी है। और बेटा जी जब आप रिकॉर्ड करेंगे तभी तो ये फाइंड आउट करने में एबल होंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आइए बेटा देखते हैं एज ए बिजनेसमैन अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों लगती है एक बिजनेसमैन को। क्योंकि बेटा बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में एज ए बिजनेसमैन कंटिन्यू, जिनका रिस्पॉन्स आप ढूंढते हैं। तो वो क्या है बेटा, वो सबसे पहले आपको देखिए बताता है यहाँ पर। एज ए बिजनेसमैन एम आई मेकिंग और लूजिंग मनी फ्रॉम माई बिजनेस। तो बेटा सबसे पहला हमेशा हर बिजनेसमैन के माइंड में बेटा ये क्वेश्चन रहता है कि भाई पता नहीं मैं बिजनेस में पैसा कमा रहा हूं या नहीं कमा रहा, है ना बेटा। सेकंड, हाउ मच एम आई वर्थ। अब इस बिजनेस में मेरी वर्थ कितनी है, कितने अमाउंट का मेरा बिजनेस एम्पायर है, मेरी अपनी आज की डेट में क्या वर्थ है, क्या पोजीशन है। देन हर एक बिजनेसमैन रेगुलर बेटा ये क्वेश्चन अपने आप से पूछता रहता है, शुड आई पुट मोर मनी इन माय बिजनेस, क्या मैं अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करूं, और अगर ये बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्या इस बिजनेस को सेल करके मैं कोई और बिजनेस रन करूं। हाउ मच इज ओन टू मी एंड हाउ मच डू आई ओन। कितना पैसा मुझे लोगों से लेना है, कितना पैसा मुझे लोगों को देना है, और मैं कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाऊं और चेंज करूं जिससे कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलता रहे।
और बेटा इन सब क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करने के लिए आपको अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि बेटा आपके पास अगर अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे इन आंसर्स को। क्योंकि आपके पास लास्ट ईयर का रिकॉर्ड होगा, आपको उस रिकॉर्ड में पता लगेगा आपने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस सफर किया। तो बेटा एट दैट टाइम यू विल एबल टू नो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास आपके बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं बेटा, जितनी भी चीजें आपने इकट्ठी करी हुई है बिजनेस में, उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू का रिकॉर्ड होगा। तो बेटा आप हाउ मच एम आई वर्थ इसका आंसर दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये बेटा इन सब चीजों के लिए आपको अपने बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जितने भी पैसों का लेन देन है मेरे बच्चे, उन सब का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। और उन सब के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अल्टीमेट हमारा इंट्रोडक्शन हुआ अकाउंटिंग का। सो दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद द knowledge of accounting, procedure of accounting and maintenance of accounting। अब ऑफिशियल अगर हम लैंग्वेज में बेटा डेफिनेशन रीड करें तो ये हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result therein। तो देखो बेटा सबसे पहली चीज तो यहां पर ये है अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसी आर्ट है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, वो भी एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और उन इवेंट्स को जो फाइनेंशियल नेचर की है, और फिर उनसे रिजल्ट निकालते हैं। तो बेटा इस तरह से क्या होता है कि हम लोग कंप्लीट एक कह सकते हैं बेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, और उस स्ट्रक्चर में हम लोग 100% जितनी भी मेरी कैश की ट्रांजैक्शंस है, जितने भी मेरी फाइनेंस की ट्रांजैक्शन है, जो भी मेरे बिजनेस के बेटा रेगुलरली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मैं रेगुलर बेस पर जितनी भी सेल कर रहा हूँ, उन सब की बेटा जी एक क्या बना लेते हैं हम लोग, एक रिकॉर्डिंग बना लेते हैं बेटा, एक रिकॉर्ड प्रिपेयर कर लेते हैं। और बेटा उस रिकॉर्डिंग में जब सब चीजों को नोट किया जाएगा, मान लीजिए आपने सारे जितने भी बेटा एक्सपेंसेस थे, अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सर, आपने वो नोट डाउन कर लिए, और एक तरफ बेटा टाइम टू टाइम आपकी सेल होती रहेगी, तो जिसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू। तो बेटा एक तरफ आपने रेवेन्यू भी नोट कर ली, तो लास्ट में बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखते हैं कितनी रेवेन्यू हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, फिर इन दोनों का डिफरेंस आपको बताएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बट टू बी वेरी फ्रैंक बेटा, अभी इस थ्योरी को रीड करने का आपके लिए बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा अभी हमें अकाउंट्स की एबीसी नहीं पता, तो हम लोग को कैसे पता लगेगा कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सब क्या होते हैं। तो बेटा इसके लिए बेटर है कि हम क्यों ना पहले कुछ अकाउंट्स में एक फंडामेंटल नॉलेज क्रिएट करें, एक बिजनेस सेटअप बनाएं अपना, सो दैट एक वर्चुअल बिजनेस सेटअप बनाने का ये बेनिफिट मिलेगा, आपके आगे एक इमेजिनेशन आएगी कि बिजनेस में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें बेटा रिकॉर्ड तो उन्हीं चीजों को करना है। तो इन डेफिनेशन को हम फिर दोबारा से एनालाइज करेंगे, बट कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के बाद। तो आइए बेटा एक बिजनेस, चलिए आप और मैं मिलकर एक बिजनेस से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, अपने माइंड में आप अपने को एज ए बिजनेस ओनर ट्रीट कीजिए। अब ना सपोज यू वांट टू ओपन ए बिजनेस हाउस, इट मे बी बेटा जैसे आपके आगे महिंद्रा का शोरूम दिख रहा है आपको, ऐसी बेटा हो सकता है आपने कोई गारमेंट्स का शोरूम ओपन करना हो, कोई मेडिकल शॉप ओपन करनी हो, व्हाटएवर, कोई बुटीक ओपन करना हो, कुछ भी बेटा जो आपके माइंड में अपनी इमेजिनेशन से अपना एक बिजनेस सेटअप बनाइए। ठीक है बेटा, तो जस्ट क्लोज योर आईज। हाँ तो सोच लिया बेटा,
अब आपके माइंड में एक बिजनेस सेटअप आ गया जो आप बनाना चाहते हैं। अब बेटा सबसे पहले देखिए, उस बिजनेस सेटअप में सिर्फ मेरे कहने से या सिर्फ मेरे सोचने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। बिजनेस को रन करने के लिए बेटा मुझे कुछ चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। अब सबसे पहले समझते हैं बेटा वो क्या क्या चीजें हैं, और यही बेटा अकाउंट्स की हमारी एक तरह से डिक्शनरी बनती जाएगी। थ्रू आउट द लाइफ अकाउंट्स बेटा आपको बता दूं यहां पर देयर आर टोटल 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंट्स के बेटा 5 पिलर होते हैं। नंबर 1 एसेट्स, देन बेटा जी लायबिलिटी, देन थर्ड नंबर कैपिटल, देन फोर्थ नंबर बेटा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड फिफ्थ नंबर रेवेन्यू और इनकम। तो पहले हम इन पिलर्स को क्लियर कर लें बेटा, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी फाउंडेशन होगी, जितने स्ट्रॉन्ग हमारे पिलर होंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी बिल्डिंग बनेगी। तो सबसे पहला जो पिलर है बेटा दैट इज एसेट्स। अब बिजनेस में एसेट्स है क्या? बेटा जब आप बिजनेस रन करते हैं तो आपको कुछ वैल्यूएबल आइटम परचेज करनी पड़ती है। दोज वैल्यूएबल आइटम विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, जो आपकी ओनरशिप में होंगी और बिजनेस को स्मूथ चलाने में, रन करने में आपकी हेल्प करेगी। तो वो सारी आपकी एसेट्स। अब सोचिए वही जो आपने बिजनेस सोचा था बेटा, गारमेंट्स का शोरूम या गाड़ियों का शोरूम या मेडिकल शॉप या बुटीक। तो बेटा अगर मेरा गारमेंट्स का शोरूम है तो मैं अगर सोचूं तो ऐसी क्या वैल्यूएबल आइटम है जो कि मेरी हैं और बिजनेस चलाने में मेरी हेल्प कर रही है। तो अब अगर गारमेंट्स के शोरूम में मैं जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं बेटा, सबसे पहले वहां पर क्या होता है, बेसिकली गारमेंट्स के शोरूम में कहीं ना कहीं बेटा गारमेंट्स रखा होता है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करके चले बेटा तो वहां पर बेटा फर्नीचर रखा होता है, बिलिंग के लिए बेटा कंप्यूटर होता है, एसी लगा होता है, फैन लगे होते हैं, और जो गारमेंट्स का शोरूम जो है खुद एक बिल्डिंग वो भी है बेटा। तो ये सब चीजें किसकी है बेटा, ये सब वैल्यूएबल आइटम है, और ये सब बेटा आपकी हैं और आपके बिजनेस को स्मूथ रन करने में काम आ रही है, क्योंकि आपके बिजनेस को रन कर रही है सारी आइटम। सो दीज आर कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स का मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, मेरी संपत्ति है बेटा, ये सब मेरी संपत्ति है। तो एक बिजनेस में आप अगर स्टैंड करते हो और अगर उस बिजनेस में आपने बहुत सारी चीजें खरीद रखी है तो आप कहोगे मेरी सब संपत्ति है, तो संपत्ति दैट इज कॉल्ड एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर बेटा टेक्निकली हमें इंडिविजुअल एसेट्स की जो आइटम्स हैं, एक एक एसेट्स को इंडिविजुअल्स मिलते हैं। अब बिजनेस में भी बेटा आप देखेंगे तो दो तरह की एसेट्स आपको दिखेंगी। एक जो है तो आपकी बिजनेस को रन करने में काम भी आ रही हैं, आप उनसे बिजनेस भी चला रहे हो, लेकिन बेटा दीज आर रेगुलरली चेंजेबल। तो बिजनेस में वो सारी एसेट्स जिनको आप या तो बेटा रीसेल करते हो, या फिर आप प्रोडक्शन में यूज कर लेते हो, या फिर आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो विद इन ए ईयर, दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का मतलब बेटा हमने एक पीरियड रख दिया 12 मंथ्स का, तो 12 महीने से कम में जो भी एसेट्स आपकी कैश में से कन्वर्ट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी, यानी कि बार बार अप डाउन जो होती है, दीज आर करंट एसेट्स। और जो एसेट्स बेटा आपकी लॉन्ग टर्म है, यानी कि एक बार स्टेबल कर दिया, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, और सालों साल बेटा काम देंगे आगे, तो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। तो आइए बेटा एक एक करके करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स इन दोनों को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Assets which are purchased for the purpose of reselling or use in the production, and other assets which can be converted into cash easily. और यहाँ एक लाइन मैं जोड़ देता हूँ बेटा, विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो 12 महीने के अंदर अंदर ये एसेट्स सेटल हो जाती हैं, तो दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। अब इसमें से बेटा कुछ एसेट्स को आप जानते भी हो, कुछ एसेट्स आपके लिए न्यू भी है। अब ये देखिए बेटा, ये जो लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये जितनी भी हैं ये सब हमारी
करंट एसेट्स हैं। एज ए बिजनेस हाउस जितना भी आपके बिजनेस में कैश है बेटा, जितना भी बैंक में है बिजनेस के बिहाफ पर पैसा, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। अब कुछ चीजें तो आपको समझ में आ रही हैं और कुछ नहीं आ रही, तो आइए चिंता मत कीजिए, इनके बारे में बेटा एक एक डिस्कशन हम लोग इंडिविजुअली करेंगे। लेकिन डिस्कशन से पहले आपको ये बता दूं बेटा, ये हमारी करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सारी एसेट्स आपको बिजनेस में हेल्प करेंगी, या तो आपने रीसेल पर्पज के लिए परचेज करी है, लेकिन इन सब की जो लाइफ है दैट इज लेस देन 12 months। और दूसरा बेटा हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो जितना भी अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि मिस्टर राम ने एक बिजनेस ओपन किया गारमेंट्स का, तो बेटा राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगी, राम तो खुद ओनर है बिजनेस में। अब राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम काउंट करें तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा बेटा कि कितना पैसा राम के बिजनेस में लगा हुआ और कितना राम की पर्सनल घर पे, तो मिक्सअप हो जाएगा ना बेटा। तो हम यहाँ राम की जगह राम के बिजनेस को एंटिटी मान के चलते हैं बेटा। बिजनेस एक सेपरेट अपनी इमेजिनेशन के साथ काम करता है। जैसे आप रिलायंस कंपनी से डील करते हो बेटा, मान लीजिए आपने फोन में जियो का सिम लिया, तो आप ये कहते हैं बेटा जियो का सिम है मेरे पास, तो आपकी डील जियो कंपनी से हुई है, कोई अंबानी जी से कोई ना हुई है डायरेक्ट। तो बेटा यहां पर भी हम बिजनेस को स्मूथ एक सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं। तो करंट एसेट्स में बेटा सबसे पहले जब आप बिजनेस रन करते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस रन करने के लिए आपको रेगुलर वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? वर्किंग कैपिटल का मतलब आपकी डेली ट्रांजैक्शन के लिए, आपको डेली सेल परचेज करनी है, इतना सामान बेचना खरीदना है, उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो बेटा कुछ कैश डीलिंग होगी, तो कैश तो चाहिए चाहिए। तो बिजनेस में जो भी आपने वर्किंग कैपिटल यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए कैश रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका गारमेंट्स का शोरूम है, तो बेटा आपने क्या किया हुआ है, आपका एक पॉलिसी होती है बेटा हर बिजनेसमैन की, है ना, तो आपने पॉलिसी बनाकर रखी है कि 20,000 कैश हमेशा शॉप में रहना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई कोई खर्चा आ जाएगा, कभी किसी को पेमेंट देनी पड़ेगी कैश में, कभी किसी कस्टमर को चेंज देनी पड़ेगी एक्सेट्रा। तो ये होती है बेटा वर्किंग कैपिटल के जो भी आपने कैश मेंटेन किया है इन योर बिजनेस। तो दैट इज द फर्स्ट करंट एसेट्स। अब देखिए बेटा एसेट्स क्यों है? क्योंकि ओन्ड बाय बिजनेसमैन, ये आपकी है। और बेटा करंट क्यों है? फिर वही देखिए क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, बार बार चेंज हो जाएगा। आज वाला कैश बेटा चला जाएगा, कल नया कैश आएगा, देन वो चला जाएगा, फिर नया आएगा। तो जो बार बार एसेट्स चेंज होती रहती है, दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। इसी तरह से सिमिलरली बेटा आपने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कराया होगा, बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के बिहाफ पर आपने जो बैंक में अकाउंट ओपन किया है, तो वो बैंक में जो पैसा है वो भी आपकी करंट एसेट्स है, आपका है इसलिए एसेट्स है। और बेटा सेम वही स्टेबल नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने में सेटल हो जाता है, फिर नया पैसा आता है, तो करंट एसेट्स है। बेटा इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एसेट्स आती है दैट इज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या है बेटा? इन्वेंट्री आपके बिजनेस में रखा गया वो गुड्स है जिसे आपने रीसेल पर्पज से रखा। तो हर एक बिजनेसमैन बेटा अपने बिजनेस में पैसा गुड्स स्टोर करता है। जैसे कि अगर आपका बेटा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो आप गारमेंट्स को क्या करोगे? स्टोर करोगे, क्योंकि आपको रीसेल करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन भाई साहब का बिजनेस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, तो बेटा इनकी शॉप में जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको दिख रही है, ये इस बिजनेस के लिए क्या हो गई? इन्वेंट्री, जिसे हम बेटा स्टॉक के नाम से जानते हैं। इन सर का बिजनेस ग्रोसरी का है, तो बेटा जो भी ग्रोसरी आपने अपनी दुकान में रखी है, तो बेटा जी ये क्या हुआ आपके लिए? इन्वेंट्री। तो बेटा इन्वेंट्री का मतलब जो सामान, जो गुड्स आपने रीसेल पर्पस के लिए रखा है। अब अगर मान लीजिए कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए अपने हिसाब किताब के लिए कंप्यूटर ले आते हैं, या अपने बैठने के लिए एक चेयर ले आते हैं, तो वो बेटा इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री का मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस।
अब आपकी मेडिकल शॉप है तो मेडिसिन जितनी भी है वो आपके लिए स्टॉक है, इन्वेंट्री है। आपका गारमेंट्स का काम है तो बेटा गारमेंट्स जितना भी आपने रीसेल पर्पज के लिए रखा है वो आपके लिए इन्वेंट्री है। तो इस तरह से ये सारी हमारी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में बच्चे हमने क्या क्या रीड किया? कैश, बैंक, इन्वेंट्री। आइए कुछ और करंट एसेट देखते हैं बेटा। अब ये हमारे लिए बेटा एक बहुत यूजफुल करंट एसेट्स है। इस करंट एसेट्स का नाम है डेटर्स। जितने भी लोग आपकी शॉप से क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं तो दे ऑल आर नोन एज डेटर। यहाँ पर बेटा जी बी साइलेंट होता है, जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो डेटर्स के नाम से करेंगे। तो जैसे बेटा क्लिनिक पे अलग अलग लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, पर डॉक्टर के लिए उनकी कैटेगरी क्या है बेटा? पेशेंट्स। आप एक क्लास में बेटा अलग अलग नेम से स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन अगर मैं कैटेगरी देखूं तो क्या हुई बेटा? स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही बेटा इन शॉपकीपर के लिए जितने भी लोग उधार पर खरीदने वाले हैं उनका नाम तो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया सीमा परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। बट सीमा जी की तरह बेटा यहाँ पर वीना जी भी होंगी, रीमा जी भी होंगी, सोहन जी भी होंगे, मोहन जी भी होंगे जो उधार पर खरीद रहे होंगे। तो जितने भी लोग आपसे क्रेडिट पर गुड्स खरीदेंगे दे आर ऑल कॉल्ड डेटर्स। वो हमारे क्या हो गए? डेटर। अब डेटर हमारी करंट एसेट्स क्यों है? क्योंकि बेटा जी इसको रीसेल नहीं करना, लेकिन हमने करंट एसेट्स की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था? जिसे आपको रीसेल करना है या विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेना है। तो सीमा जी से आपको 10,000 का कैश मिलने वाला है, दैट्स व्हाई ये मेरी करंट एसेट्स है। तो लोगों से जितना भी पैसा लेना है वो आपकी करंट एसेट्स हो गई, ठीक है। तो डेटर कौन हुआ बेटा? आपके क्रेडिट कस्टमर जितने हुए। अब डेटर की तरह ही एक और कैटेगरी बनती है बेटा यहां पर, दैट इज बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या है? देखिए अगर सीमा जी ने गुड्स उधार पे खरीदा था, आपसे परचेज किया था, तो बेटा जी आपने अपनी कॉपी में सीमा नेम नोट किया और उनके आगे 10,000 रुपीज नोट डाउन कर दिए। इसका मतलब क्या है कि आपने उनको उधार पर माल दिया और जस्ट नोटिंग बेस पर आपने उनको दे दिया। बट अगर आप चाहें कि सीमा जी के साथ एक एग्रीमेंट बना दिया जाए, यानी कि आप थोड़ा और उसको बेटा एविडेंसली इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बेटा आप ऐसे टाइम पर क्या करेंगे? एक नोट लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। इसमें बेटा जिनके नाम पे लिखा गया है उस पार्टी का नाम आता है, जैसे सपोज सीमा जी, और सीमा जी के साइन करा दिए जाते हैं और इसमें वो सारी टर्म कंडीशन लिखी जाती है कि कितने महीने बाद कितने रुपए आपको मिलेंगे सीमा जी से, और जिसके बदले में सीमा जी वैल्यू मतलब माल रिसीव कर चुकी है। तो दैट इज ए प्रूफ ऑफ डेट्स। ये भी बेटा आपके लिए प्रूफ रहते हैं। तो अगर मैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों के बारे में बात करूं बेटा, तो ये दोनों ही हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल बनते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ऐसे अकाउंट हैं जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है। अब आपने अगर एक बिल नोटिंग लिखी है तो बेटा उसको बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में डाल देंगे, और अगर बेटा विदाउट नोटिंग सिर्फ नाम से काम चल गया तो बेटा जिसको डेटर की कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन दोनों से ही मुझे पैसा मिलने वाला है और वो भी 2, 3 और 4 मंथ्स के अंदर मिलने वाला है, तो इसलिए हमारी करंट एसेट्स है। तो बेटा एक बार फिर फटाफट से रिकैप करिए। कैश, बैंक, इन्वेंट्री, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ये सारी की सारी बेटा हमारे लिए करंट एसेट्स। नेक्स्ट करंट एसेट्स बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? देखिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंसेस तो बेटा कोई भी आप बिजनेस के लिए खर्चा करते हो वो आपके लिए एक्सपेंस होता है, बट जब वही खर्चा प्रीपेड कर दिया जाता है तो फिर वो बन जाता है बेटा आपकी एसेट्स। अब प्रीपेड क्या है? सबसे अच्छा बेटा समझने के लिए आप लोग समझिए, आप लोग प्रीपेड मोबाइल यूज करते हैं। अब प्रीपेड मोबाइल का मतलब क्या हुआ कि आपने उसमें टॉक टाइम रिचार्ज कराया। अब उस मोबाइल के अंदर जो टॉक टाइम है वो आपकी एसेट्स है।
जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही बेटा अगर कोई भी हम अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन फ्यूचर, जो होने तो थे फ्यूचर में बट आपने पे एडवांस कर दिए, तो फिर वो एसेट्स बन जाते हैं हमारे लिए। और जनरली बेटा खर्चे क्योंकि हम जब पे करते हैं एडवांस तो मैक्सिमम 2 और 3 और 4 मंथ्स के एडवांस पे करते हैं, 12 मंथ से ज्यादा तो नहीं करते। सो दैट्स व्हाई दैट बिकम आवर करंट एसेट्स, इसलिए हमारी करंट एसेट्स है। इसमें एग्जांपल समझते हैं बेटा, जैसे प्रीपेड रेंट। आपने मान लीजिए शॉप किराए पर दी हुई है, उस शॉप का किराया आपने 3 महीने का एडवांस दे दिया, तो बेटा जी 3 मंथ तक अब उस शॉप की सर्विसेज आपकी हैं, इसलिए आपकी एसेट्स बन गई। आपने मान लीजिए बेटा अपने सेल्समैन को सैलरी एडवांस दे दी 4 महीने की, अब वो 4 मंथ्स आपके अंडर वर्क करेगा, इसलिए उन सेल्समैन की सर्विसेज आपकी एसेट्स है। प्रीपेड बिल, आपने एडवांस बिल दे दिया, जैसे मैंने अभी मोबाइल का एग्जांपल बताया, तो बेटा जी इसका मतलब जब तक उस मोबाइल में टॉक टाइम है आप यूज करेंगे। तो कोई भी एक्सपेंस बेटा अगर हम पे करते हैं तो वो एसेट्स नहीं है, बट अगर एडवांस पे करते हैं तो जितने टाइम के लिए बेटा एडवांस पे किया हुआ है उतने टाइम के लिए वो आपकी एसेट्स बन जाती है। तो एडवांस लेवल पे जो भी पेमेंट की जाती है, क्योंकि उनका एक्रूअल अभी नहीं हुआ बेटा, उनका टाइम तो नेक्स्ट मंथ आएगा, बट आपने तो एडवांस पे कर दी, सो दैट बिकम योर करंट एसेट्स। ऐसे ही बेटा एक और एसेट्स है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम भी बेटा कई बार स्टूडेंट का कंफ्यूजन होती है डेटर से, क्योंकि ये भी वो पैसा है जो ड्यू हो गया बट अभी तक हमें मिला नहीं है। बट समझने वाली बात ये बेटा कि डेटर हमारे क्रेडिट कस्टमर है और ये हमारी क्रेडिट इनकम है अदर देन से। अब क्रेडिट इनकम का मतलब यहां पर क्या हुआ बेटा, मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ मनी उधार दे रखी है, अब उसका आज की डेट में इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, पैसा मिलने का टाइम आ गया, बट जिसको आपने उधार दिया हुआ है वो कहता है सर आपको 1 महीने के बाद मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो बेटा जी ये भी डेटर की तरह ही तो हो गया ना, आपने उससे इंटरेस्ट लेना है, तो इस इनकम को हम एसेट्स में ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि मेरा पैसा मुझे मिलने वाला है बट ड्यू हो गया है, सो दैट इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। ऐसे ही आपने किसी के लिए कोई वर्क कर दिया बेटा, उसका कमीशन अभी तक आपको मिला नहीं है, मिलने वाला है बट ड्यू डेट तो आ गई है, सो दैट इज कॉल्ड एक्रूड कमीशन। तो कोई भी इनकम बेटा जिसकी ड्यू डेट कंफर्म हो गई है, जो एक्रूड हो गई है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, सो दैट बिकम योर करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि आने वाले 1 या 2 या 3 महीने में आपको मिल जाएगी। तो बिजनेस के अंदर बेटा जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, अगर उनकी रिकवरी कन्वर्जन इनटू कैश विद इन ईयर है, 12 महीने से कम में है, तो दीज आर आवर करंट एसेट्स। तो बेटा ये सारी इस तरह से हमारी करंट एसेट्स बन जाती है। अब करंट एसेट्स में एक बार फिर फटाफट से बेटा रिकैप करें तो आपको देखिए एक बार याद आ जाएगा सारा। करंट एसेट्स क्या हमने पढ़ी, या तो बेटा रीसेल के लिए होंगी, या प्रोडक्शन में यूज होंगी, या कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कैश है, बैंक है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है। तो दीज आर ऑल आवर करंट एसेट्स। ये सब क्या है बेटा, हमारी करंट एसेट्स। सारी करंट एसेट्स आपकी ओनरशिप में है बट इनकी लाइफ शॉर्ट टर्म। तो आइए इसके बाद हम लोग बेटा शुरू करेंगे फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स आई होप आपको क्लियर होगी। क्योंकि करंट एसेट्स में हमने क्या सीखा बेटा, जिनकी लाइफ 1 साल से कम है और जो इजीली कैश में 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी या रीसेल हो जाएंगी। फिक्स एसेट्स जिसे बेटा हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, कुछ बातें कॉमन है, आपकी ओनरशिप है, बिजनेस को स्मूथ रन करेगी, और कुछ चीजें बेटा जी यहाँ पर डिफरेंट है, जो कि वहां शॉर्ट रन था वो यहाँ लॉन्ग रन आ गया। इसका मतलब फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स which are acquired by the business for long term। लॉन्ग टर्म के लिए बेटा आप इसको एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो बेटा इसके अंदर 2 तरह की एसेट्स होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सो फर्दर टेंजिबल एसेट्स क्या है बेटा, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be seen or which can be touched। तो बेटा टेंजिबल फिक्स एसेट्स में ये सारी एसेट्स हमारे लिए हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि एक बार आपने
स्टैब्लिश कर दी तो बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। बट साथ में इनकी फिजिकल अपीयरेंस है बेटा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मोटर एंड व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा। इन सभी एसेट्स में बेटा अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन थिंग्स हैं। बिजनेस को चलाने के लिए सारी एसेट्स जरूरी हैं, बट अगर एक बार इन एसेट्स के ऊपर मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, डेट मीन्स मैंने खर्चा कर दिया, तो मुझे बार बार इन एसेट्स को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। डेट मीन्स इनकी लाइफ बेटा 1 साल से ज्यादा है, इसलिए क्या होती है फिक्स एसेट्स। और टेंजिबल क्यों है? क्योंकि इन सबकी फिजिकल अपीयरेंस है, इन सबको आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो बेटा जी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में कौन सी हमने रीड करी? टेंजिबल एसेट्स। आइए अब बेटा इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में सीखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। तो इन एसेट्स की भी लाइफ तो लॉन्ग टर्म है, बट इनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ये आपके बेटा प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा। इन सबकी भी वैल्यू है बेटा, इन सबकी भी लॉन्ग लाइफ है, बट इन सबको आप देख या छू नहीं सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा गुडविल, गुडविल किसी भी बिजनेस की ब्रांडिंग है। अब मान लीजिए आप सपोज एक स्वीट शॉप है बेटा हल्दीराम और एक है मोहनलाल एंड कंपनी, तो नेचुरल है बेटा किसकी ब्रांडिंग ज्यादा होगी? हल्दीराम की, क्योंकि मार्केट में हल्दीराम की गुडविल है। तो उस रेपुटेशन को आप फील कर सकते हैं, बट कोई देख या छू नहीं सकते, या डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते आप, ना पैकिंग कर सकते बेटा। बट अगर हल्दीराम चाहे तो अगर अपनी ब्रांडिंग आज हल्दीराम सेल करता है तो बेटा उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। कॉपीराइट ऑन द सिमिलर पैटर्न बेटा, कॉपीराइट मतलब अपना अधिकार किसी दूसरे को यूज ना करने देना, यानी कि आपने अगर किसी चीज पे कॉपीराइट कर लिया तो उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ये ज्यादातर बेटा जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल बुक्स होती हैं या सिंगिंग होती है, इनमें यूज होता है। सो दैट कोई दूसरा आपके गाने को ना चुरा ले, कोई दूसरा आपके मटेरियल को ना चुरा ले, तो इसलिए आप कॉपीराइट करवा लेते हैं। कॉपीराइट का मतलब अब आपकी परमिशन के बिना कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। ट्रेडमार्क बच्चे लोगों, अब आप बड़ी बड़ी कंपनी के ट्रेडमार्क से बेटा उसकी पहचान बता रहे थे, है ना? तो ट्रेडमार्क भी आपकी एक रेपुटेशन है बेटा, ये भी आपकी एक एसेट्स है। पेटेंट्स, किसी चीज को बनाने के लिए, कुछ करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी को आपने रजिस्टर्ड करा लिया, सो nobody can use without your permission. हाँ, you can sell your patents, you can sell your trademark, you can sell your copyright, you can sell your product. So बेटा इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, बट ये भी आपके लिए एसेट्स का काम करती है। तो इस तरह से बेटा हमने अकाउंट्स में फर्स्ट पिलर जो मैंने आपको 5 फाउंडेशन बताई थी, 5 पिलर बताए थे, उसमें से पहला पिलर बेटा हमारा एसेट्स का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इन सब एसेट्स को खरीदने के लिए हमें जो पैसा चाहिए वो या तो बेटा बाहर से कहीं से उधार लेंगे, डेट बिकम आवर लायबिलिटी, या हम अपनी इन्वेस्टमेंट से लेंगे, डेट इज आवर कैपिटल। तो बेटा जी वो अकाउंट्स के सेकंड एंड थर्ड पिलर हैं, और उसके बाद रेवेन्यू और एक्सपेंसिव, जो कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद आप अकाउंटेंसी में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, और जितना भी आप थियोरेटिकल क्वेश्चन करेंगे बेटा ये हर जगह आपकी हेल्प करेंगे। सो आई होप कि आपको करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स यानी कि बिजनेस की टोटल एसेट्स का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। ये सारी जितनी भी एसेट्स आपने पढ़ी है, इन सबके अकाउंट्स में अलग अलग डिफरेंट अकाउंट ओपन होते हैं। सो इंडिविजुअल हर एक एसेट्स के बारे में नॉलेज आपको 100% बेटा होनी चाहिए। तो बेटा इसके बाद अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं सेकेंड एंड थर्ड पिलर के साथ। So till then, goodbye, best of luck.